हेलो फ्रेंड्स, मैं HR विश्वकर्मा और HR एकेडमी के साथ आप बने हैं आज के क्लास में हमारा देश भारत। और चर्चा करने वाले हैं, जैसे हम अपने भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। और इसके भौगोलिक फिजिकल स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर जैसे पहाड़ों से घिरा है। इसके वेस्ट पश्चिम में आते हैं अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। भारतीय महाद्वीप के तटों पर ये लहराते हैं, मतलब दिखते नजर आते हैं। भारत का क्षेत्रफल अप्रोक्स 32,87,263 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि आपके NCERT के 6 क्लास वाले बुक में, वो तो आपको पता है, ये जो क्लास चल रहा है ये आपके सिविल सर्विस के स्पेशली क्लास दिए जा रहे हैं NCERT क्लास 6 के। और इस बुक में 3200 दिया है, जो कि एक्चुअल में 3214 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण बोले तो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी से, तो जो बोले एग्ज़ाम में रहे उत्तर से दक्षिण रहे या कश्मीर से कन्याकुमारी रहे, तो याद रखेंगे इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम, पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार 2933 वर्ग किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, जो कि आपके NCERT के क्लास में बुक में 2900 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो 2933 किलोमीटर याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। क्या हमारे भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत के रूप में हिमालय अरावली पर्वत नहीं देखने को मिलती है? भारतीय महामरुस्थल के रूप में थार मरुस्थल नहीं देखने को मिलती है? उत्तरी मैदान के रूप में उत्तर भारत का मैदान और असमान पठारी सतह में बहुत सारे ऊंचे पठारी वाले, दक्षिण भारत का पठार, दक्कन का पठार, बहुत सारे ऐसे पठार सुनने को मिलेंगे। तटीय भाग पर अगर बात करें तो अरब सागर के पास का तटीय इलाका, बंगाल की खाड़ी की तट का इलाका, द्वीप समूह बोले तो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह। तो क्या ये स्थल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं या नहीं? जी हाँ, दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, जलवायु क्लाइमेट, वनस्पति वेजिटेशन, वन जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, मतलब विभिन्नता में ही एकता है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो कि अभी की अगर बात करेंगे तो बता सकते हैं अभी प्रेजेंट की कितनी है देखने को? जो है कमेंट करें। 135 करोड़ लगभग देखने को मिल रही है, ठीक है। जो कि आप देखेंगे कभी कभी मोदी जी भाषण देते हैं तो वहाँ पर बोल लेते हैं, भाइयों और भाइयों की बहनों, हमारी 135 करोड़ जनता। चलो जो भी रहे, थोड़ी सी हंसी मजाक होती है, किसी का कमेंट नहीं कर रहे हैं। और आप देखोगे यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और हम अपने भारत के लोकेशन पे फोकस करें, स्थिति पे, तो आप देखोगे कि पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो पूरी पृथ्वी में हमारे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित। उत्तरी गोलार्ध में भी बोले तो एग्जैक्टली उत्तर पूर्व गोलार्ध में देखने को मिलती है। और कर्क रेखा जो कि 23.5 देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच देखने को मिलती है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतरों के बीच आप देखोगे, मतलब पूर्वी देशांतरों के बीच देखने को मिलती है। तो इसका मतलब पश्चिम से पूर्व तक क्या देखने को मिला, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच देखने को मिलती है। ये सब के बहुत सारे ट्रिक भी दिए जाते हैं, जो कि आप देखोगे हमारे जो स्पेशलिस्ट जीएस मैम है, निक्की मैम, उनके द्वारा बहुत सारा ट्रिक दिया गया है। उनके क्लास को आप देखना ना भूलें। और आप देखोगे अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होंगी बताइए। और मैंने अभी आंसर भी दिया आपको कि एग्जैक्टली हमारी भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आप कमेंट करें, आंसर दें। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। देखिए, कभी मैं क्वेश्चन करूँ तो कहीं ना कहीं पहले आंसर मैं दे चुका होता हूँ या बाद में दे रहे होते हैं, इसलिए आप मेरी बातों को पूरी तरीके से ध्यान से सुनेंगे और आंसर कमेंट के रूप में आप देने का काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले तो उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अभी जितने भी हैं लॉकडाउन तो है, लेकिन शिक्षा में लॉकडाउन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जितनी भी आपके एग्ज़ाम है पेंडिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जो भी फॉर्म आने वाले हैं, जेपीएससी, जो भी टीचर के आने वाले हैं, वो सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसलिए करके रखे तैयारी, तब आएगी आपकी बारी। तो समय मिले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाने का, ये नहीं समय मिला तो थोड़ा टिकटॉक में दे दिए समय, थोड़ा फेसबुक में दे दिए, थोड़ा व्हाट्सएप में दे दिए। अब टिकटॉक थोड़ी देर में बोले तो आधा एक घंटा लग गया, फेसबुक में आधा एक घंटा लग गया। बहुत सारे आप देखोगे ऐसे आपकी पर्सनली लाइफ है, मुझे तो ये सब कहना नहीं चाहिए, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, आगे के लिए हम बने रहेंगे। और कहा जा रहा हमारा टॉपिक क्या था, हम बात किस पे कर रहे थे कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। मतलब 29 डिग्री दो छोर पर अगर हम बात करें तो क्या बहुत अधिक अंतर होगा कि नहीं, हमने इस तरह का आपको बताया भी था। ठीक है, इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। क्या होगा? 2 घंटे का। तो याद रखिए, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होगा। कितना होगा? 2 घंटे का। जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग होने में कितने घंटे का समय लगता है? लगभग 2 घंटे का समय लगता है। बोलिए, लगता है कि नहीं? जो कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश और क्या बोलते हैं गुजरात की अगर बात करेंगे, क्योंकि पश्चिम में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। आप कैलकुलेशन कीजिए, पाएंगे 2 घंटे। आप देखेंगे, कीजिए, बताइए। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को क्या कहते हैं? भारत का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। क्यों माना गया है? क्या आपने नहीं पढ़ा? इस यामत्तर को भारत का मानक यामत्तर भी कहा जाता है। और आइए अब हम बनेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। वही कहा जाता है कि 7 देशों की स्थलीय सीमा हमारे भारत से की सीमाओं से जुड़ी है। और आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कौन कौन सा हमारे भारत के पड़ोसी देश किस एंगल से आप देखोगे हमारी भारत को छूने का काम कर रही है। भारत, अफगानिस्तान, चाइना,
नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, देख रहे हैं? ये आप देखोगे दिख रहा है, आपके पिक्चर में क्लियरिटी दिख रही है। आप मेरी बातों को सुने और उसको ये करें। और जितने भी लोग किसी प्रकार से क्लास से रिलेटेड बातें हैं, आप हमारे नंबर पे 8709230065 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ये व्हाट्सअप नंबर भी हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक HR विश्वकर्मा, इससे आप जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी आप एडमिशन से रिलेटेड आप लेने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एडमिशन लेते जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल PDF फाइल, ऑडियो, वीडियो, इस तरह की सारी सुविधाएं देने का काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रणनीति ऐसी हो जो आपको सफलता दिलाए। कहा जा रहा है कि 7 पड़ोसी देश में कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी है और किसकी समुद्र से नहीं जुड़ी है। आप देखिए पिक्चर और हमें आंसर कमेंट में करें। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है, बता सकते हैं? श्रीलंका से अलग करती है। अब आप देखोगे, थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँ, राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन पर मैं फोकस कर लूँ। जैसे आप देखोगे, हमारी भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को में कितने राज्यों में बांटा गया? तो देखोगे 28 राज्यों में। NCERT बुक में 29 राज्य लिखे हैं, क्योंकि प्रेजेंट डेटा दे रहे हैं तो 28 राज्य पर फोकस करेंगे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो याद रखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि 9 था जो कि एक और हट गया। वो सारी बातें आपको चर्चा निक्की मैम की GS वाले क्लास में की गई है, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। इसका मतलब फाइनली आप देखोगे कि राज्य कितने हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो टोटल कितने हो गए? 28 8, बताइए कितने हो गए? मेरी तो मैथ कमज़ोर है। तो 36 आप देखोगे देखने को मिलती है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा। और राज्यों को किस में बांटा गया? जिलों में बांटा गया। तो महादेशों को किस में बांटा गया? देशों में। अब देशों को किस में बांटा गया? राज्यों में। राज्यों को किस में बांटा गया? जिलों में। जिलों को किस में बांटा गया? गांव में। गांवों को किस में बांटा गया? पंचायत में। तो इस तरह से आप देखोगे छोटा होता जाता है। इस तरह से आप देखोगे इस तरह प्रशासनिक सुविधा से कोई गड़बड़ ना हो, तो इस तरह से बांटा गया। और राज्यों का निर्माण किसके आधार पर किया गया? लोगों के आधार पर, जनजाति के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर। तो याद रखेंगे भाषाओं के आधार पर। यह स्पेशली पॉलिटी में भी चर्चा होती है, और यहाँ पर हमने तो चर्चा भी तो किया। ध्यान से सुने, बने रहे और हमारे सवालों का जवाब दें। आप देखोगे कि मैं बात करूँ, भौतिक विभाजन पर फोकस करूँ, तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है। मैंने चर्चा भी लास्ट क्लास में भी किया, आज भी कर रहा हूँ। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी बोले तो रक्षा। हिम प्लस आले का मतलब क्या होता है? हिम बोले तो बर्फ, आले बोले तो घर, बोले तो ऐसा घर जहाँ बर्फ ही बर्फ बिछा रहता हो, इसलिए तो उसको हिमालय नाम दिया गया। सोच लीजिए कि सोचने मतलब नाम रखने वाले ने बहुत कुछ सोचकर वो नाम रखने का काम करते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री बोले तो हमेशा ढका है बर्फ से। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। दूसरा मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जाहिर से हिमाद्री के दक्षिण बोले तो हिमाद्री का निचला स्थान। हिमाद्री के बाद बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ मध्य हिमालय में स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम आप पता लगाए
और कमेंट में आंसर देने का काम करें। शायद आपके निक्की मैम के क्लास में या हमारे नोट्स में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, मतलब सबसे निचला कौन सी हो गई? शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, मतलब पूरे हिमालय की अगर मैं बात करूं तो सबसे निचला मतलब उसका दक्षिणी पार्ट उत्तरी मैदान का हो गया। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोर निक्षेपों बोले तो अवसाद जमाव से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जाहिर सी बात है, जहाँ उपजाऊ भूमि मिलेंगे वहाँ खाने की कमी नहीं होगी, तो लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बसर करने का काम करेंगे। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। हमारे जो विद्यार्थी जो क्लास कर चुके हैं वो पढ़ रहे होंगे तो उनको और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। जो नहीं पढ़े हैं वो पिक्चर को देखें, समझें, पॉज करें। उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकती मेरी वर्ड स्पीड चल रहे हो, लेकिन आप उसको पॉज करके पढ़ने का काम करें। ये पश्चिम की तरह बहने वाली नदियाँ जो नर्मदा और ताप्ती क्या होती है? पश्चिम की ओर, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। फिर से सुनिए क्या कहा जा रहा है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। तो कौन एक समान है? कौन घाट? पश्चिमी घाट। आंसर दीजिए भैया। कौन टूटा फूटा है, असमान है? पूर्वी घाट। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। अब देखिए पश्चिमी पार्ट, पूरब का पूर्वी पार्ट, क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी पार्ट में अरब सागर है, पूर्वी घाट के पूर्वी पार्ट में बंगाल की खाड़ी है। तो क्या घाट तटीय मैदान हुआ या नहीं? पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ देखने को मिलेंगी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बोले तो पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आप देखोगे कि नेक्स्ट भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? जानते हैं? आंसर दीजिए। जो भी आप जानते हैं कमेंट में आंसर दीजिए। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे नोट्स होते हैं जिनके पास है वो पढ़िए, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लास में आपको बताए भी गए, आपको याद होंगे। जवाब दीजिए। कहा जा रहा है जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। क्या होती है? नहीं, आप देखोगे कि कहा जाता है
कि सुनामी को लेकर कुछ सुनने को मिलता है। एक सवेरे परी मनुष्य पर, जल जले की काली छाया, सुनामी दानुओं ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया, उससे भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर का रक्षक अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में, पीड़ितों के यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेंगी, हृदय में खुशियाँ दमकेंगी। आप देखोगे सुनामी का जब सिचुएशन था कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था, और आप देखोगे कि अभी कोरोना का सिचुएशन है और यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। आप देखोगे, इससे रिलेटेड तो मैं चर्चा करूँगा बाद में, लेकिन हमारी चर्चा है अब आप लोगों का मेरे सवालों का जवाब दो। सुने, आप जवाब देंगे बाद में कमेंट में। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसके नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों? क्या रीजन है? लक्षद्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? अब ऑप्शन के साथ जवाब देने का काम करेंगे। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल? बता सकते क्या कहा जाता है? कहिए, आंसर दीजिए। सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? तो शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री? किसको कहेंगे? आंसर दीजिए। सह्याद्री किसको कहेंगे? नेक्स्ट, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव? तो भारत तथा श्रीलंका। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारत द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, मालदीव? तो बताइए कौन सा होगा? नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय? फिल इन द ब्लैंक्स। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, बताइए कितना? महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी देश सागर में गिरती है। देश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। अब कुछ मैपिंग वर्क है, लास्ट वीडियो में हमने दिया था, वो आप बना के दिखाएंगे। कुछ मैपिंग वर्क जो आपको दर्शाने का बहुत ज़रूरत है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को चिन्हित करें। क्या चिन्हित करें? तो कर्क रेखा को चिन्हित कीजिए, भारत का मानक याम्योत्तर को चिन्हित करें, जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसको चिन्हित कीजिए, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को चिन्हित करें, अब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को चिन्हित करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहे, शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ये मेहनत आप लोगों की सफलता के लिए ही है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करने का काम कर सकते हैं। 2 से 4 सेकंड ही तो लगते हैं सब्सक्राइब, शेयर, फेसबुक, व्हाट्सएप में करने में। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे।